जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए। मैं दिग्विजय सिंह आज फिर से आपको एक नए लेक्चर में अपने यूट्यूब चैनल जियो क्लासिक नॉलेज एंड फैक्ट्स में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आपको आज मैं एक नया अध्याय पढ़ाऊँगा। हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, पेनिनसुलर इंडिया कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इसका भौगोलिक क्षेत्र वगैरह सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे, आप लोग हेडिंग भी देख पा रहे होंगे, नाम है तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि टॉपिक बहुत ही रुचिकर होने वाला है, तो अंत तक अपनी जो है यथास्थिति जैसी आप देख रहे हैं ऐसे ही बनाइए रखिएगा। एक जो क्यूरियोसिटी होती है, एक जानने की इच्छा, और आप जानने की इच्छा के साथ अगर लगे रहेंगे मेरे साथ तो आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और बहुत ही अच्छी होंगी और बहुत ही आपके लिए लाभकारी होंगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले जो है थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लें। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको बता दूं हम लोग पढ़ क्या क्या चुके हैं, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है भाई, जो पढ़ा है उसके बारे में। तो वो क्या है, तो देखिए आप, ये जो है हम लोग पढ़ चुके हैं जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल इंडिया, फिजिकल इंडियन जियोग्राफी, यानी जो भारत की भौगोलिक भूगोल है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हिमालय, हिमालय पढ़ा। देन इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पेनिनसुलर इंडिया पढ़ लिया, पेनिनसुलर इंडिया। हम लोगों ने आइलैंड ये भी पढ़ लिए थे, आइसलैंड्स भी पढ़ लिए हैं। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स। ठीक, कोस्टल प्लेन्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक रह जाएगा, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। हिंदी में क्या कहते हैं आप सभी लोग जानते हैं, जो भारतीय भौगोलिक ज्योग्राफी है, हिमालय को हिमालय ही बोलते हैं। पेनिनसुलर इंडिया को क्या बोलेंगे, पेनिनसुलर इंडिया को प्रायद्वीपीय भारत बोलेंगे, जो कि आप पीछे पढ़ चुके थे। आइसलैंड यानी द्वीपों को कहते हैं। कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स तटीय मैदान को बोलते हैं, आप आज पढ़ने वाले हो। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो उत्तर भारत के मैदान होंगे उनको हम लोगों को पढ़ना है। बस इसी के बाद हम लोग उसको भी पढ़ के अपना फिजिकल ज्योग्राफी जो इंडिया का है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, सॉरी और आज हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, आज ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग तटीय मैदानों के बारे में जानते हैं। पहली बात तो ये है जो है तटीय मैदान क्या होते हैं, कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं। भाई सबसे ज़रूरी बात तो ये होती है कि आपको जानना चाहिए तटीय मैदान किसको बोलते हैं। तो व्हाट इज कोस्टल प्लेन्स, क्या है कोस्टल प्लेन्स? तो ऐसा कोई मैदान जो नदियों के विक्षेप द्वारा, यानी जो एल्यूवियल सॉइल होता है, जो इरोजन और डिपोजिशन होता है। मैं आपको बताता हूँ, एक होता है इरोजन और एक होता है डिस्पोजिशन, यानी एक होता है कटाव और निक्षेप या अवक्षेप भी बोलते हैं। कटाव और अवक्षेप निक्षेप क्या है, देखिए आपको हम पहले भी इस बात पे कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और जो प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाया है तो वहाँ पे मैंने बताया है कि जो प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत क्या है, आपका निचले वाला हिस्सा आप सभी जानते हैं, पेनिनसुलर इंडिया। अब ये निर्माण कैसे हुआ था, इसका जो किनारा किनारा जो तट होता है, तट हमेशा नदियों के अवक्षेप या निक्षेप के द्वारा बनता है। ठीक, चाहे आप उत्तर भारत के ले लें, उत्तर भारत में कैसे है, उत्तर भारत में हम लोग डिस्कस करें तो आप ये देखते हैं सबसे पहले बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक, ये कौन सा है आपका ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद मिडल हिमालय
और ये शिवालिक। इसके बाद ये जो रीजन आ जाता है, ये कौन सा, तराई वराई क्षेत्र पाया जाता है, भाबर खादर, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा अभी इसी के बाद जब आपको नॉर्थ इंडियन प्लेन पढ़ाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बड़े बड़े बर्फ के शिलाखंड पाए जाते हैं। इन्हीं के नीचे जो शिवालिक श्रेणी के नीचे ढाल पे जो स्लोप होती है, ठीक है, इसके नीचे जो, इसको ज्योग्राफी में स्लोप नहीं बोलते हैं, ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट या ढाल हिंदी में बोलते हैं। ठीक, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इसको जान लीजिए। ठीक, क्योंकि ज्योग्राफी के बहुत सारे टर्म्स अलग होते हैं, जैसे हाइट हम लोग पढ़ते हैं, हाइट नहीं वहाँ अल्टीट्यूड होता है, ऐसे जो भी टर्म्स आते रहेंगे मैं डिस्कस करता रहूँगा। तो अब ये ढाल होता है, ये तो हम नॉर्थ इंडियन के लिए बता रहे हैं। अब मैं साउथ इंडियन के लिए बता दूँ, नदियाँ जो है अपना जलोढ़ निक्षेप बनाती हैं, और हम जो है डिस्कस करेंगे जलोढ़ निक्षेप के द्वारा। अब अच्छा जान लेते हैं जलोढ़ निक्षेप कैसे। जो कोस्टल प्लेन्स है आपका, जो ये कोस्टल प्लेन्स है यानी तटीय मैदान, तटीय मैदान भारत में हम दो तरह के पढ़ेंगे। कौन कौन से, एक होता है पश्चिमी तटीय मैदान, एक होता है पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो आपको सबसे पहली बात तो तटीय मैदान का कंसेप्ट क्लियर में आ चुका है। तटीय मैदान कैसे होता है, जब ये नदियाँ ऊपर से बहती हैं, ये नीचे नीचे बहती हैं, तो ये क्या पहाड़ों को काट कर लाती रहती हैं, आप जाहिर सी बात है समझ चुके होंगे। इसी तरह तटीय मैदान में भी होता है, आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप बना देते हैं थोड़ा सा एक रफली डायग्राम, ये है मान लीजिए यहाँ से निकलती है, अब मान लीजिए नर्मदा नदी ये निकल रही है, इसके नीचे तापी निकल रही है, ठीक, इधर से आपकी महानदी बह रही है, कृष्णा बह रही है, गोदावरी बह रही है, कावेरी बह रही है। ये नदियाँ जब बहेंगी तो इनके रास्ते में कुछ पहाड़ आएंगे, कुछ चोटियाँ आएंगी, है ना, मिट्टियाँ आएंगी। तो ये क्या करेंगी, जो भी इनके रास्ते में आएगा ये उसको काट कर बहा कर ले जाएंगी। अब जब मान लीजिए ये बहा कर ले जाती हैं, तो यहाँ मान लीजिए, अब मान लीजिए अमरकंटक पठार है, यहाँ से बह नहीं, अब रास्ते से मिट्टी बहा कर ले जाएंगी। मिट्टी बहाने के बाद जब ये अपना मुहाने के पास गिरती हैं, ये गिरना जब यहाँ चालू होंगी तो यहाँ पे मिट्टी फैला देंगी, यही मिट्टी बढ़ती जाएगी और ये मिट्टी समुद्र के जल को पीछे ढकेल देगी। समझ रहे हैं, समुद्र के जल को पीछे ढकेल देगी और यहाँ पे एक तट का निर्माण हो जाएगा। इसी तट को तटीय मैदान कहते हैं। अब ये तो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये तो इधर का पश्चिम में है। इसी तरह इधर कौन सी नदियाँ बहती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तरह की नदियाँ जो हैं ये आपकी जो बहती हैं ये पूर्वी तट पर बहती हैं। पूर्वी तट पर जो नदियाँ बहती हैं आप वो पूर्वी तटीय मैदान बनाती हैं, और जो पश्चिमी तट पर बहती हैं पश्चिमी तटीय मैदान पर बनाती हैं। अब हम लोग मैप के द्वारा डिस्कस करते हैं कि क्या कैसे बना है, पश्चिमी तटीय मैदान कितना बड़ा है, क्या है, पूर्वी तटीय मैदान कैसा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप देखिए। ठीक, ये आपको तटीय मैदान क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, यानी नदियों के द्वारा जो बहाकर अवक्षेप या निक्षेप लाया जाता है और जो जमा दिया जाता है, और समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र वो क्या कहलाता है आपका, यानी समुद्र के जल को जो पीछे कर दे और वहाँ पे तट बन जाए उसे तटीय मैदान कहते हैं। समझ गए आप, ठीक। कोई किताबी लैंग्वेज का यूज नहीं, एकदम अपनी नॉर्मल भाषा में समझिए। मेरा काम है आपको सिर्फ समझाना, बाकी बुक तो आपके पास खुद है, आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपके दिमाग को खोलना और उसको सेट करना, वही मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक, जस्ट कुछ ऐसा मान लिया, एक रफ डायग्राम है हमको, क्योंकि तटीय मैदान पढ़ना है तो ये तो हम आप ऊपर का है ये सब भूल जाइए, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है।
ये नहीं पढ़ना। डिस्कस हमें इधर का करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो है तटीय मैदान को मैंने बताया, इसके दो पार्ट होंगे। कौन कौन सा होगा? एक होगा आपका पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, समझ गए। एक होगा पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में जानते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान जो है इसका विस्तार कहाँ से हुआ है? तो आप ये देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये गुजरात में एक जिला है कच्छ, जिसको कहते हैं कच्छ का रण। क्या है ये? आप देख सकते हैं, मैं इसका नाम लिख देता हूँ। ये वाला जो रीजन है आपका, इसका नाम है कच्छ का रण, कच्छ का रण, समझ गए। कच्छ का रण ये जिला है। अब कच्छ के रण के बगल में ये क्या है आपका? ये आप समझ सकते हैं, ये खाड़ी है। खाड़ी क्या होती है? बे। बे क्या है? यानी सॉरी, गल्फ है। गल्फ और खाड़ी में मैं डिफरेंस बता चुका हूं, आपने नहीं देखा है तो आप जाकर पीछे देख लीजिए। ठीक, अब ये कौन सी खाड़ी है? ये आपको पता होगा, ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। ठीक, कच्छ की खाड़ी हो गया। फिर इसके बाद एक यहां पे भी खाड़ी पड़ती है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंभात, यानी खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी है। ठीक, और बाकी इधर आपका पता ही है, अरब सी है, इधर बे ऑफ बंगाल, यानी ये अरब सागर है, उधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक, हमको डिस्कस करना है कि इसकी सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, यानी पश्चिमी तटीय मैदान का इसका नंबर 1 पॉइंट हम ये जानेंगे, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। लास्ट में आप देखते हो यहाँ पे क्या पड़ता है, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को हिंदी में भी यही कहते हैं, और इसका नाम है केप ऑफ गुड कैमोरिन। ठीक, क्या है? केप ऑफ गुड कैमोरिन, केप ऑफ गुड कैमोरिन। ठीक, यानी आशा अंतरिक्ष भी जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो आप इसको समझ गए, यहां तक है, यानी ये कच्छ के रण से, कच्छ के रण से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक ये इसकी लेंथ है पूरा। ये इसका मतलब विस्तार है, एक्सटेंड है। कहां से कहां तक? इट इज एक्सटेंड फ्रॉम द कच्छ कर्रन इन गुजरात एंड एक्सटेंड एट कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। ये आपका पूरा जो है पश्चिमी तट है, मतलब क्या बोलते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान है। ठीक, अब हम सबसे पहले इसको 2-3 भागों में टूटा हुआ है। ये कौन कौन से भागों में टूटा है? तो इसका जो है डिवीजन करते हैं हम लोग। सबसे पहले विभाजन, विभाजन में इसके कई नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट होगा। देन उसके बाद दूसरा तट आपको पढ़ना पड़ेगा, ये नंबर 1 है। नंबर 2 इसके बाद आपको डिस्कस करना पड़ेगा, काठियावाड़ के बाद कोंकण तट, कोंकण तट। मैप में दिख रहा है, अगर दिख रहा होगा। फिर इसके बाद थर्ड आपको डिस्कस करना है, कोंकण के बाद आप डिस्कस करोगे कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। एंड फोर्थ वन इज दैट, फोर्थ आपको डिस्कस होगा, फोर्थ मैं इधर लिख देता हूँ, हो सकता है आपको उधर न दिख रहा हो। काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और फोर्थ होता है मालाबार तट, मालाबार तट। ये आपके 4 तट आपको बेसिकली यहाँ पे जानने हैं, और हम इसको मैप के द्वारा आपको डिस्कस करते हैं। तो आइए जानते हैं चारों तटों के बारे में। सबसे पहला तट है
हम लोग डिस्कस करेंगे काठियावाड़ तट। मैं इसको रफ करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट अगर लेना हो ले सकते हैं। चलिए, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट इंग्लिश में भी एक ही नाम होता है, काठियावाड़ कोस्टल प्लेन्स। ठीक, काठियावाड़ कोस्ट भी कहते हैं, काठियावाड़ कोस्ट। ठीक, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका एक्सटेंशन आपको बता दूं, ये आपका कच्छ के रण से, यहाँ से है कच्छ के रण से लेकर यहाँ पर एक पड़ता है दमन और दीव। क्या बताया? दमन एंड दीव। दमन एंड दीव की जो कैपिटल है आप कमेंट करके बताइए। और ये क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, इसकी आप कैपिटल हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक, ये जो आपका प्लेन पड़ता है, ये जो इतनी लेंथ है आपकी, मैं इसको जो है ब्लू मार्कर से ही डिस्क्राइब करता हूँ। ये आपका कौन सा है? आप देख सकते हैं इसको कहते हैं काठियावाड़। काठियावाड़ कोस्ट, काठियावाड़ तट बोलते हैं। दमन और दीव जो आपका है, यहीं से हम ले करके यहाँ पे गोवा तक चले। गोवा का नाम सुनकर तो बहुत खलबली मच जाती होगी बच्चों में। गोवा एक हर युवा को जाने का मन करता है, क्योंकि वहाँ पे एक युवा जिंदगानी जी जाती है अपने अपनी तरीके की, आप सभी समझदार हैं। तो गोवा है आपका, गोवा तट तक आप जाते हो तो ये जो आपका रीजन पड़ता है, यानी आप समझते हो ये दमन एंड दीव से गोवा तक, ये कौन सा तट है? इसको बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण तट इंग्लिश में भी, यानी इसको क्या बोल देंगे, मैं लिख देता हूं, नंबर बी आपका कोंकण तट। कोंकण तट, मैं इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगी कहाँ से कहाँ तक है, आपको दिख रहा होगा। कच्छ के रण से कच्छ के रण से, ये कहाँ तक होगा? कच्छ के रण से दमन और दीव तक, दमन और दीव तक। कौन सा? काठियावाड़। देन कोंकण तक आपको बताया, दमन और दीव से, दमन एंड दीव से लेकर कहाँ तक होगा? गोवा। गोवा तक। देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कन्नड़ तट। कन्नड़ तट सब इंग्लिश में भी वही होता है। कोंकण को भाई इंग्लिश में क्या लिखोगे? कोंकण कोस्ट। फिर इसके बाद कन्नड़ कोस्ट। कन्नड़ तट का डिस्क्रिप्शन कहाँ से कहाँ तक है? तो आप ये देख रहे हैं गोवा से यहाँ देखते हैं कर्नाटक में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है न्यू मंगलोर। शहर भी है और वहाँ पे जगह भी है। ये इसको क्या बोलते हैं? न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर, बेंगलोर नहीं बोला, मंगलोर है। तो इस जो रीजन है इसको क्या बोलेंगे? यहाँ तक के रीजन को कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। तो इसका एक्सटेंशन कहाँ है? फ्रॉम गोवा टू न्यू मंगलोर, यानी आपको लिख सकते हैं यहाँ पे गोवा से न्यू मंगलोर तक। समझ गए? ठीक है। नंबर 4 आप डी देख सकते हैं। डी कहाँ है? अब नीचे जो आपका बचा है न्यू मंगलोर से जो है कन्याकुमारी तक, ये वाला जो रीजन है आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं? काफी महत्वपूर्ण है जो है, इसको बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट।
मालाबार तट यानी आपका जो है मालाबार तट के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक है? मालाबार तट, मालाबार कोस्ट। इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम न्यू मंगलोर टू न्यू मंगलोर टू कन्याकुमारी। अपने बारे में मत सोचिएगा कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी जगह है आपको पता है तो पता लगे कन्याकुमारी के बारे में बता दो तो हमारे हैं एक मैनेजर साहब स्टूडियो वाले, वो कन्याकुमारी सोचने लगते हैं। ठीक, तो आप समझ चुके हैं चारों तटों के बारे में। काठियावाड़ आपका कच्छ के रण से दमन और दीव तक, उसके बाद दमन और दीव से लेकर गोवा तक आपका कोंकण तट पड़ता है। फिर कन्नड़, अब कन्नड़ तट कौन सा होगा? गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक ये आपका कन्नड़ तट हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक ये आपका मालाबार तट हो जाता है, यानी मालाबार कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और कोंकण कोस्ट एंड काठियावाड़ कोस्ट, चारों कोस्ट हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं और जोड़ना चाहूँ तो जो आपका ये वेस्टर्न कोस्ट होता है जिसको पश्चिमी तटीय मैदान बोलते हैं, तो पश्चिमी तटीय मैदान जो वेस्टर्न कोस्ट है इसकी सर्वाधिक जो है चौड़ाई मतलब कहाँ पे पड़ती है तो आपको बता दें गुजरात राज्य में जो आपका नर्मदा और तापी नदियाँ हैं, ये नर्मदा मान लीजिए, ये तापी है, तो सबसे ज़्यादा इसका एक्सटेंशन यही है। और ये किस तट में आता है? ये आता है कोंकण तट में। ठीक, तो आपको ये पता है नर्मदा और ये तापी। तो आप ये बात अगर लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि जो आपका मैदान है मतलब कोंकण तट है, जो आपका कोंकण तट में नर्मदा नदी और तापी नदी के बीच का जो आपका वाइडेस्ट है, चौड़ाई जो है वो सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर? और वो भी गुजरात के अंदर है। आप समझ सकते हैं? जी हाँ, मैप में आप देख लीजिए। अब आपको थोड़ा सा और मैं जानकारी ऐड करना चाहूँ कि जो आपका मालाबार तट है ये इसका मैक्सिमम पार्ट आप देख रहे होंगे ये केरला में ही आता है। ठीक, थोड़ा सा हिस्सा आपका ऊपर कर्नाटका में आता है, लेकिन ज़्यादातर मालाबार तट केरल में आता है। केरल में इसी मालाबार तट के पास कुछ लैगून झीलें पाई जाती हैं। लैगून झीलें क्या होती हैं? लैगून झीलें, लैगून लेक्स क्या होती हैं? अभी मैं जस्ट आपको ये कंप्लीट करने के बाद लास्ट में उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, वेट करिए। कोई अच्छी चीज़ जाननी है तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक, आगे चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग पूर्वी तटों के बारे में डिस्कस करते हैं। ले लिया होगा। चलिए, तो आइए हम लोग देखते हैं आपको फिर से। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अब मतलब वो तो हो गया, अब हमको डिस्कस करना है ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स, यानी पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान सबसे पहले इसका एक्सटेंशन जानेंगे। एक्सटेंशन यानी प्रसार, कहाँ से कहाँ तक है प्रसार इसका? तो हम अगर प्रसार की बात करें तो आप पश्चिम बंगाल में हुगली नदी जानते हैं। हुगली नदी क्या है आपको फिर से बता दूं, ये भागीरथी आती है गंगा, एक धारा मुड़ के बांग्लादेश चली जाती है, एक धारा आपकी नीचे चली जाती है, ये हुगली है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ये भागीरथी हो जाती है, भागीरथी, और ये आपका हुगली है, हुगली। तो ये जहाँ बे ऑफ बंगाल में इंटर करती है, जैसे तो मान लीजिए यहाँ से इंटर करती है, ये आप देख रहे हैं, तो यानी ये हुगली नदी का मुहाना। मुहाना क्या होता है? मुहाना वो जगह होती है जहाँ से कोई नदी अपना जल सागर में गिराती है। समझ रहे हैं? जी हाँ। तो हुगली नदी के मुहाने से लेकर नीचे आप सभी जानते हैं कुमारी कन्या, कन्या कुमारी यानी केप ऑफ गुड होप्स। ठीक, कन्याकुमारी। तो
कन्याकुमारी तक जो है आपका ये एक्सटेंशन है, यानी आपको मैं लिख देता हूँ, हुगली नदी के मुहाने से, कहाँ तक है, मुहाने से कन्याकुमारी तक, यानी आप समझ सकते हो इट इज ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स, तो इट इज एक्सटेंड फ्रॉम द हुगली नदी जो आपका कोस्ट है वहाँ से लेकर आप कन्याकुमारी तक, समझ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी है, टोटी फूटी इंग्लिश है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए एफर्ट करता हूँ, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप मैनेज करिए। ठीक, देखिए हुगली नदी, और अब हुगली नदी के बारे में हमने डिस्कस कर ली। हुगली नदी अभी नदी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैंने बस मुहाना बताया। इसको भी 2 से 3 भागों में तोड़ा गया है, कौन कौन सी, तो आइए जानते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है, हाँ हो जाएगा यदि, देखिए इसको 3 पार्ट में तोड़ा गया है। पूर्वी तटीय मैदान, कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो आता है आपका, इसको बोलते हैं उत्कल तट, उत्कल तट, इंग्लिश में भी यही कहते हैं, उत्कल कोस्ट। सेकंड आता है आपका उत्कल तट के बाद जो है ये आता है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्दर्न सरकेरस, सरकेरस कोस्ट। एंड थर्ड वन इज दैट इट इज नोन एज कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट, हिंदी में भी कोरोमंडल तट। ठीक, तो आपको ये तीनों पढ़ना है, मैं एक एक करके आपको बताता हूं, ये भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग उत्कल तट के बारे में जानते हैं। उत्कल तट, उत्कल कोस्ट। ठीक, ये नंबर ए है आपका। इसका एक्सटेंशन जानने के लिए आइए हम पहले मैप चलते हैं। मैप में ये आप देख रहे हैं हुगली नदी का मुहाना है, ये आपकी एक नदी बहती है जिसको कहते हैं महानदी। ठीक, महानदी कहाँ से निकलती है, कमेंट करके बताइए, मैंने पढ़ाया है, हालांकि अभी नदी नहीं पढ़ाई लेकिन पेनिनसुलर इंडिया में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये कौन सी है, ये महानदी है, महानदी। ठीक, ये महानदी जो है, अब इतना जो रीजन है आपका ये, इसी को कहते हैं हम लोग उत्कल तट, उत्कल कोस्ट, उत्कल तट। ठीक, अब उसके बाद आपको आगे वाला जो तट है तो हम इसको बता देते हैं, हुगली नदी के मुहाने से कहाँ तक, महानदी तक, महानदी के मुहाने तक, यानी इट इज एक्सटेंड फ्रॉम हुगली रिवर टू महानदी रिवर। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ, और लैगून लेक्स जो हैं इधर भी पाई जाती हैं, वेट करिए, मैंने कहा ना अभी बताता हूँ। देन इसके बाद नेक्स्ट जो है हमको डिस्कस करना है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, यानी नॉर्दर्न सरकेरस कोस्ट, नॉर्दर्न सरकेरस कोस्ट, ये कहाँ से कहाँ तक होता है तो आप ये भी देख लीजिए। महानदी है, इसके बाद आपका ये महानदी गोदावरी, गोदावरी तक आप ये देखोगे तो ये मान लीजिए गोदावरी है। ठीक, अब ये गोदावरी है, हालांकि इसका थोड़ा रीजन और भी बड़ा है, ऐसे है कुछ, तो आप ये जान लीजिए ये आपकी यहाँ तक है, ऊपर कृष्णा बहती है, कृष्णा फिर गोदावरी, तो आप ये देखोगे आपका ठीक है महानदी, और इसके बाद
ठीक, तो आप ये गोदावरी हो गई। अब ये गोदावरी इस तट को जो बोलते हैं, ये जो आपका बीच वाला रीजन है, यानी महानदी से लेकर गोदावरी तक, कहीं कहीं आपको लिखा है कृष्णा से गोदावरी के बीच का जो आपका रीजन आता है, ये क्या कहलाता है, ये उत्तरी सरकार तट है। लेकिन आप महानदी से गोदावरी तक भी आप अगर चाहें तो यहाँ भी ये भी हो सकता है कि महानदी से गोदावरी तक कहीं कहीं ये भी लिखा है कि आप जो है उत्कल तट होता है, सॉरी आपका उत्तरी सरकार तट होता है। ठीक, तो ये उत्तरी सरकार तट, ठीक, यानी बार बार क्या लिखना, नॉर्दर्न सर्किरस कोस्ट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इसका थोड़ा सा जो हिस्सा है इसी पर पाई जाती है पुलिकट झील। कौन सी झील बताइए, यहाँ पे पाई जाती है पुलिकट झील। ये कुछ ऐसी है, ऐसे है, लेगून टाइप से बनी है। तो ये कौन सी है, पुलिकट झील। हालांकि चलिए अच्छा मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर भी एक पाई जाती है उड़ीसा में, इसको बोलते हैं चिल्का। जस्ट अभी रुक जाइए, इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर नेक्स्ट कोस्ट आपका आता है जो है कोरोमंडल तट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोरोमंडल तट। इसको इंग्लिश में भी वही कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट होता है, कोरोमंडल कोस्ट ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको बता दें कोरोमंडल कोस्ट जो है ये आपका डिस्क्राइब है, जो आपका नीचे है गोदावरी के तट से लेकर के ये पूरा आपका जो है इधर आपका पड़ जाता है, जितना भी है नीचे कन्याकुमारी तक, ये आपका पूरा क्या कहलाता है, उत्तरी सरकार के बाद कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट के बारे में आप लिख भी चुके हैं इधर, आप तो जान लीजिए कोरोमंडल कहाँ से है, आप गोदावरी के मुहाने से कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। ठीक, तो ये आपके हमने समझा दिया आपको जो कोस्टल प्लेन्स का रीजन है। ये आपका पहले बताया उत्कल तट कहाँ से है, हुगली से महानदी तक, उसके बाद महानदी से गोदावरी तक आपका उत्तरी सरकार तट यानी नॉर्दर्न सर्किरस कोस्ट। एंड देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कोरोमंडल तट, इट इज एक्सटेंड फ्रॉम गोदावरी रिवर टू कन्याकुमारी। क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो है लैगून झीलों के बारे में। और हाँ, इससे पहले थोड़ा सा और बता दूं, जो कोरोमंडल तट है आप सभी जानते होंगे ये धान की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि जब हम लोग क्लाइमेट पढ़ेंगे, भारत का मौसम पढ़ेंगे तो वहाँ सब डिस्कस करा जाएगा अच्छे से। बट सबसे ज़्यादा चावल दक्षिण भारत में यही कोरोमंडल तट पर होता है, तमिलनाडु में, इस बात को आप जान लीजिए। और एक से एक बढ़िया भाई साहब कई सही प्रकार के चावल, लंबे लंबे चावल, छोटे छोटे चावल, हर प्रकार के चावल पाए जाते हैं। कहाँ, इसी कोरोमंडल तट में। ये आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे जो मैदान है नदियों द्वारा, कावेरी और उसकी सहायक नदियों ने जलोढ़ निक्षेप काट काट कर इतना फैला दिया है, ये मैदान बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज हो गया है, समझ रहे हैं, इतना ज़्यादा फर्टाइल हो चुका है कि यहाँ पे चावल बहुत ही अच्छी अच्छी किस्म के चावल पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी फर्टाइल है और यहाँ पे अच्छे अच्छे राइस पाए जाते हैं, चावल की खेती बहुत अच्छी होती है। कहाँ पे, कोरोमंडल तट पर। ठीक, अब यहाँ बारिश भी 2 तरह से होती, 3 तरह से होती, ये सब बाद में बात की जाएगी। बंगाल की खाड़ी वाली मानसून भी होती है हर तरह से, तो आपको जानते ही। ठीक, अभी डिस्कस करेंगे जब मौसम पढ़ाया जाएगा तो आप डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे लैगून के बारे में। क्या होती हैं लैगून लेक्स?
देखिए, लैगून झीलों के बारे में हम सबसे पहले आपको बता दें। लैगून झील यानी लैगून झील ऐसी झीलें होती हैं जहाँ पर जो समुद्र का जल होता है वो भूभाग में धंस जाता है अंदर। समुद्र का जल जब भूभाग में धंस जाए तो, और वहाँ पर वो पानी जो है, अब पानी जब पहुँच जाएगा तो वो एक तालाब टाइप का, झील टाइप का आकृति बन जाती है, वहाँ पे निर्माण हो जाता है झील का। और ये झील हमेशा खारी होती हैं। इनका पानी जो होता है नमकीन होता है, यानी ये कैसी होती हैं, सलाइन वाटर की लेक्स होती हैं। समझ रहे हैं आप? इनमें सेलैरिटी जो होती है, खारापन जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? ये डायरेक्ट समुद्र से जुड़ी होती हैं। तो लैगून झील किसे कहते हैं? आपको परिभाषा क्लियर हो गई होगी, डेफिनेशन। लैगून झील यानी ऐसी झीलें जिनका निर्माण समुद्र का जल मुख्य भूभाग में प्रवेश करने से होता है और जिनका सीधा संपर्क किससे लगा हो, समुद्र से जुड़ा हुआ हो और समुद्र का जल आता जाता रहता हो वहाँ, तो ऐसी झीलों को लैगून झीलें कहते हैं। ठीक है, आप परिभाषा ये जो मैंने बोली है आप नोट कर सकते हैं। ठीक, वीडियो पॉज करके इसको लिखिए। अब मैं लैगून झीलें बताता हूँ भारत में कहाँ कहाँ है। ठीक, लैगून झीलें भाई ऐसा होता है तट, मान लीजिए ऐसा तट होता है तो वहाँ पर लैगून जहाँ बनेगी वो कुछ ऐसे धंस जाएगी। यानी अब ये समुद्र का जल अभी यहाँ था, जो यहाँ था, अब ये अंदर इंटर कर जाएगा। ये आप समझ सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आप केरल में 2 लैगून झीलें पाई जाती हैं, एक ये पाई गई, एक ये, और ये तो बड़ी बड़ी हैं जो हमने मेन बता दी, और बाकी और भी कई सारी केरल में पाई जाती हैं। तो आपको वो पढ़ना है, आप खुद मैप में देखिए और कमेंट करके और भी झीलें जो हैं वो बताइए, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। लैगून लेक्स, लैगून झीलें, डेफिनेशन बता चुका हूँ। तो केरल में जो है इनका नाम है, एक का नाम है बम्बानाड और एक का नाम है अष्टामुदी। इंग्लिश में भी यही नाम है। कौन कौन सी है? सबसे पहले मैं केरला की लिख देता हूँ। केरला में 2 हैं, बम्बानाड और दूसरी है अष्टामुदी। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, अब हम जाते हैं इधर आप पढ़ते हो, ये पुल्लीकट यहाँ पे पड़ती है, इसको बोलते हैं पुल्लीकट। पुल्लीकट झील जो है, पुल्लीकट झील पर ही, मतलब इसका ये आप मान लीजिए इसका जो 80% राइट है वो एपी यानी आंध्र प्रदेश के पास है, एंड 20% राइट जो है ये किसके पास है, 20% आप चले जाओ तो ये तमिलनाडु के पास है। ये इस तरह से कुछ डिवाइड है। तो पुल्लीकट झील जो है यहीं पर आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पाया जाता है। ठीक, यहाँ पर जो है सतीश धवन, और श्रीहरिकोटा जो है, श्रीहरिकोटा का मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहाँ पर आप देखते हैं भारत के जो भी मिसाइलें परीक्षण या कुछ परीक्षण होते हैं, बम परीक्षण होता है तो सब यहाँ पे होता है। ठीक, आप जानते हैं, तो ये काफ़ी मशहूर है श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। देन उसके बाद एक झील यहाँ पे पाई जाती है, चिल्का झील। ये रही आपकी चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में पाई जाती है, आपको सबको पता है। तो ये कुछ लैगून झीलें भी थी, ये भी हमने बता दिया। हाँ, एक और फैक्ट रह गया है, वो भी जान लीजिए। जो वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स हैं, यानी जो वेस्टर्न कोस्ट प्लेन है, जो ईस्टर्न कोस्ट प्लेन है, इसमें एक और डिफरेंस होता है। जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं, यानी जो वेस्टर्न घाट की नदियां हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो सर क्या बनाती हैं? ये ज्वार नदमुख बनाती हैं, एस्चुअरी। क्या होता है ज्वार नदमुख? तो आप ये देख चुके होंगे, अब मैं इसको रफ करता हूँ, समझ लीजिए वो भी। ठीक, इसको रफ करते हैं। तो आप यहाँ पे नोट डाल के ऐसे लिख लीजिए, पश्चिमी घाट की नदियाँ
ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, जिसको और क्या बोलते हैं, या एस्चुअरी, एस्चुअरी, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जस्ट अ मिनट, एस्चुरी बनाती हैं। वहीं पूर्वी घाट की नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। जो पूर्वी घाट वाली हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। फॉर एग्जांपल अगर गोदावरी नदी अपनी बनाती है, जैसे विजयवाड़ा डेल्टा बनाती है ना, और आपकी कृष्णा नदी है, ये भी आपकी डेल्टा बनाती है। तो इस तरह के उधर डेल्टा पड़ते हैं आपके। और जो आपकी इधर हैं, क्या नाम, पश्चिमी घाट पे हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तो एक मैदान की तरह है, ये एक ग्रेडियंट है इसके पास, बट ये क्या है, इट इज इट हैव नॉट ग्रेडियंट, इट हैव कगार, इट इज लाइक अ भ्रंश। जैसे ये नदी कोई बहती चली आ रही है, लेकिन उसके बाद ये गिरेगी सीधे खड़े ढाल पर गिर जाती है ये, लेकिन यहाँ पे ये रिवर है आपकी फ्लोट करते आ रही है, फिर ऐसे गिर जाएगी। वहीं पूर्वी घाट के लिए क्या होता है, पूर्वी घाट ऐसे बहते चला जाता है, तो ये आगे चल के फैल जाता है। जो नदियाँ आगे चल के फैल जाती हैं वो डेल्टा हो जाती हैं, लेकिन जो खड़े घाट पर गिर जाती हैं इनको एस्चुअरी बोलते हैं। आई थिंक एस्चुअरी क्लियर हो गया होगा। मैं पूरा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको एस्चुअरी और डेल्टा के बारे में अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मैं एक अलग सा 3 से 4 मिनट का वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको एस्चुअरी और डेल्टा के बारे में पूरा डिटेल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके लिए मैं बता दूं, जैसे इधर आप देखते हो कि पश्चिमी घाट की सबसे लंबी नदी, हालांकि अभी पता नहीं है, फिर भी थोड़ा सा लीजिए, ये नर्मदा है, सबसे लंबी है, उसके बाद तापी है। ये सब क्या है, ये जो भी बनाएंगी सब एस्चुरी बनाएंगी। ये मैं एस्चुरी बनाने वाली बता रहा हूँ। कौन सी एस्चुरी बनाने वाली, एस्चुरी बनाने वाली रिवर्स, तो कौन कौन सी, ये कौन सी है, नर्मदा, फिर तापी, ये सबसे लंबी है, ये फर्स्ट है लॉन्गेस्ट, ये सेकंड लॉन्गेस्ट है। सबसे लंबी जो पश्चिमी घाट पे यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी नर्मदा, उसके बाद दूसरी सबसे लंबी तापी। देन इसके बाद आपको बता दें, यहाँ पे गोवा में 2 नदियाँ हैं, मांडवी, जुआरी। गोवा की राजधानी पणजी, पणजी किस नदी पर है, जुआरी नदी पर है, ठीक। फिर कर्नाटक में एक नदी बहती है जिसका नाम है शरावती, शरावती। ये भी नदी जो है, ये सारी नदियाँ ज्वार नदमुख बनाती हैं, यानी एस्चुरी बनाती हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। वहीं पे महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ क्या बनाती हैं, ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, ठीक। तो ये आपका आज का लेक्चर रहा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपने यहाँ से कुछ सीखा है और आपको मेरा प्रयास अगर लगता है कि सराहनीय है और मैंने आपके लिए कुछ अच्छा प्रयास किया है, तो आप मेरे इस प्रयास को जो है सपोर्ट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ, आपके साथ साथ आपके भी भाई बहन और मित्र जो हैं उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल पाए और उनको भी ऐसी फ्री एजुकेशन प्राप्त हो पाए। आप जानते हैं कि बहुत सी जगह कैसे पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे आप जियो क्लासिक नॉलेज एंड फैक्ट पे किस तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर हमारी मेहनत अधूरी है। और हमारी मेहनत का जो भी आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अपने सुव्यवस्थित, सुसंगठित और सुसज्जित शब्दों के द्वारा, ठीक है। और रहा बात, आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं, हमारे 2 और चैनल हैं। एक है आपका क्रेजी फैक्ट्स, जिस पे हम लोग छोटे छोटे फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी लास्ट वीडियो हमने भारतीय लोक नृत्यों के बारे में डिस्कस किया था, इंडियन फोक डांसेस। और एक है आपका पोएट्री का, पोएट्री पे आपका है, वहाँ पे है जिसका नाम है DK शायर कविता हाउस। तो आप वहाँ पे
क्लिक करोगे, उस पे जाओगे तो वहाँ पे पोएट्री कविता है, अभी माँ के ऊपर एक कहानी सुनाई है और कविता सुनाई है, और जल्द ही और भी कविताएँ आती रहेंगी उस पर। तो आप इन तीनों चैनलों से जुड़िए और हमारे साथ रहिए और हमें अपना प्यार भरा सपोर्ट देते रहिए। लिंक सभी चैनलों के डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं। मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप ग्रुप, चैनल लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आपसे एक सकारात्मक उपहार इन द सेंस सपोर्ट, आपका जो साथ है इसकी उम्मीद है, और उम्मीद है आप ज़रूर दोगे। धन्यवाद। जय हिंद।